तो बच्चों हम विस्तास बुक का चैप्टर 4 द एनिमी पढ़ रहे थे। स्टोरी में बच्चों हमने अब तक पढ़ा था कि डॉक्टर सदाव और उनकी वाइफ हना, उनको अपने घर के बाहर एक अमेरिकन सोल्जर मिलता है जो कि उनका एनिमी है, उनके देश का एनिमी है। और वो सोल्जर जो है वो बेहोश है, बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, उसको गोली लगी थी और उसमें से खून बह रहा था। और डॉक्टर सदाव एक बहुत ही फेमस सर्जन है, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो इसका ऑपरेशन करेंगे और इसकी जान वो बचाएंगे। घर के जो बाकी सर्वेंट्स हैं वो बिल्कुल भी इस बात से खुश नहीं हैं और वो नहीं चाहते कि डॉक्टर सदाव ऐसा करें, लेकिन डॉक्टर सदाव फाइनली ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देती हैं। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा था कि डॉक्टर सदाव ऑपरेशन कर रहे हैं और जो हना है वो पूरी तरह से अपने हस्बैंड को, डॉक्टर सदाव को हेल्प कर रही है, सपोर्ट कर रही है। अब बच्चों स्टोरी में आगे क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। She hoped anxiously that this young man had not been tortured। तो बच्चों लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो हना है उसको रियलाइज़ होता है कि जो हमारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं, जब हमारी कंट्री, हमारी जापानीज़ आर्मी किसी के साथ वॉर करती है और हम दूसरे देश के सोल्जर को अपना प्रिजनर बनाते हैं, कैदी बनाते हैं, तो क्या हमारी आर्मी उन्हें टॉर्चर करती है, उन्हें क्या सच में बहुत ज़्यादा फिजिकली तकलीफ़ें देती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा क्या सफरिंग क्रिएट कर देती है, ये वो सोच रही थी। और अब वो ये उम्मीद करती है कि ये जो यंग मैन है, ये जो अमेरिकन वहाँ पे लेटा हुआ था बेहोश जख्मी, तो वो उम्मीद करती है कि काश इस अमेरिकन को टॉर्चर ना किया गया हो, काश इसको ज़्यादा तकलीफ़ें ना दी गई हो। जब ये कैद में था, जेल में था, तो इसको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़ा हो। It was at this moment that she observed deep red scars on his neck just under the ear। और बच्चों इसी समय वो वहाँ पर लेटा हुआ है अमेरिकन, और जो हना है वो क्या कर रही थी, वो एनेस्थेटिक दे रही थी, तो वो बिल्कुल उसके फेस के पास बैठी हुई थी। तो उसी समय वो क्या देखती है, वो देखती है कि उस अमेरिकन के कानों के नीचे, उसके गर्दन पे हना को क्या दिखाई देते हैं, रेड कलर के स्कार्स। स्कार कहते हैं बच्चों जब भी हमारे कोई चोट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है, तो उसका जो निशान रह जाता है उसे कहते हैं स्कार। तो उसे इस अमेरिकन के गर्दन पे बिल्कुल कानों के नीचे की तरफ रेड कलर के चोट के निशान, घाव के निशान दिखाई देते हैं। Those scars, she murmured। तो उन स्कार्स को देखते ही वो धीरे से कहती है, अरे ये निशान। लिफ्टिंग हर आइज टू सदाव। तो सदाव की तरफ देखती हुई ताकि सदाव भी देखे, तो सदाव को दिखाते हुए वो कहती है कि अरे इसकी गर्दन पे यहाँ तो चोट के निशान हैं। बट ही डिड नॉट आंसर। लेकिन सदाव बिल्कुल भी आंसर नहीं देता। हमने पहले भी पढ़ा था कि वो अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी होता है, इतना परफेक्टली वो अपना काम करता है कि जब वो काम कर रहा होता है तो बीच में बिल्कुल भी अपना ध्यान डाइवर्ट नहीं करता, बिल्कुल भी वो बात नहीं करता। तो सुन लेता है हना ने क्या कहा, लेकिन वो आंसर नहीं देता। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड। अब इसी समय हमने पढ़ा था कि वो ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देता है, जो अपने इंस्ट्रूमेंट लेके आता है, उन इंस्ट्रूमेंट से वो अमेरिकन के घाव की जांच कर रहा होता है। तभी वो क्या फील करता है कि उसका जो इंस्ट्रूमेंट था, इंस्ट्रूमेंट की जो टिप थी, टिप यानी जो उसका आगे वाला हिस्सा था, उसे लगा कि वो स्ट्राइक हुआ, यानी कि वो टकराया। किससे टकराया, किसी हार्ड चीज से टकराया। तो उसने उस अमेरिकन के घाव के अंदर अपना इंस्ट्रूमेंट डाला था, तो उसको लगा कि उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसी हार्ड चीज से टकराया है। डेंजरसली नियर द किडनी। और बिल्कुल कहाँ, बिल्कुल किडनी के पास। तो बच्चों ये हार्ड चीज क्या थी, ये थी बुलेट, जो उस अमेरिकन के गोली लग गई थी, जो गोली उसके अंदर थी वो गोली थी। और ये गोली कहाँ थी, किडनी के पास लगी थी। और इसीलिए ये बात इतनी डेंजरसली, इतनी खतरनाक थी, क्योंकि अगर किडनी अगर इंजर्ड हो जाती, अगर किडनी को नुकसान हो जाता तो इसकी कंडीशन सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती, इसकी जान बचानी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। अगर किडनी भी इंजर्ड हो जाती तो फिर उनको गोली मिल गई, गोली बिल्कुल किडनी के पास थी। ऑल थॉट लेफ्ट हिम। तो जैसे ही उनको लगा कि हाँ गोली मिल गई है, तो डॉक्टर सदाव के माइंड से और बाकी सारे विचार बिल्कुल निकल जाते हैं। वो अपना पूरा फोकस सिर्फ वहाँ रखते हैं कि हाँ मुझे गोली मिल गई है, और गोली कहाँ है, किडनी के पास है।
ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर। तो उनके माइंड से सारे विचार निकल जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुशी फील करते हैं। तो बच्चों, वो एक सर्जन है, एक डॉक्टर हैं, और डॉक्टर को सबसे ज़्यादा खुशी तभी मिलती है जब वो अपने पेशेंट की जान बचा पाते हैं, जब उनका ऑपरेशन सफल हो पाता है। और अब डॉक्टर सदाव को लग रहा था कि अब गोली फाइनली मिल गई है तो शायद उनका ऑपरेशन सफल हो जाएगा, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थे। ही प्रोप्ड विथ हिज फिंगर्स। तो अब जब गोली मिल जाती है उन्हें, अब वो क्या करते हैं, अपने फिंगर्स का यूज़ करते हैं और फिंगर्स के द्वारा वो प्रोप्ड यानी जांच करते हैं। अब वो अपनी फिंगर्स से चारों तरफ वो अपनी फिंगर टच करके देखते हैं, जांच करते हैं डेलिकेटली। और ये काम वो बहुत ज़्यादा डेलिकेटली, बहुत ज़्यादा केयरफुली, बहुत ज़्यादा सावधानी से करते हैं। फेमिलियर विथ एवरी एटॉम ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी। और अब वो क्योंकि एक सर्जन है, वो इतने फेमस सर्जन है, उन्होंने पहले इतनी सारी सर्जरी उन्होंने करी है, तो वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर थे। उनको अच्छे से पता था कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका हर एक एटॉम के बारे में वो जानते थे। यानी कि हमारी जो बॉडी होती है उसका अंदर से स्ट्रक्चर कैसे होता है, हमारे जो सारे ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, किस शेप में होते हैं। तो हमारे ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से जानते थे। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटमी हैड सीन टू दैट नॉलेज। और हमने पढ़ा था पहले कि डॉक्टर सदाव ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से करी थी, अमेरिका जाके करी थी। तो इनके जो प्रोफेसर थे वो प्रोफेसर भी अमेरिकन ही थे। और वो प्रोफेसर किस चीज़ के थे, एनाटमी। एनाटमी कहते हैं बॉडी स्ट्रक्चर का अध्ययन जो होता है, स्टडी ऑफ आवर बॉडी स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं एनाटमी। तो इनके जो एनाटमी के प्रोफेसर थे उनको ये नॉलेज थी, क्योंकि जब भी हम मेडिकल की पढ़ाई करते हैं और हम सर्जन बनना चाहते हैं कि हम आगे जाके सर्जरी करेंगे, तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि एक एनाटमी यानी कि जो ह्यूमन का जो स्ट्रक्चर होता है, जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, किस तरह से सारे ऑर्गन्स अंदर होते हैं और हर ऑर्गन किससे कनेक्टेड होता है, किस तरह से हमारी बॉडी अंदर से फ्रेम होती है, ये उनके प्रोफेसर को बहुत अच्छे से नॉलेज थी। इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन। सर्स और इनके प्रोफेसर हर बार क्या कहा करते थे, जब भी वो अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे तो वो एक बात हमेशा रिपीट किया करते थे। वो कहते थे कि अगर कोई आप सर्जरी कर रहे हो और अगर आप सर्जन हो और आपको ह्यूमन बॉडी की नॉलेज नहीं है, आप ह्यूमन बॉडी कैसी होती है इस बात से आप बिल्कुल अनजान हो। इग्नोरेंस यानी आपको ज्ञान ही नहीं है कि ह्यूमन बॉडी अंदर से कैसी होती है, और बिना ज्ञान के अगर आप सर्जरी करना स्टार्ट कर देते हो तो ये एक सर्जन का कार्डिनल सिन है। सिन कहते हैं अपराध या पाप, तो वो इसको एक तरह से पाप बताया करते थे। और पाप भी कैसा, कार्डिनल यानी सबसे बड़ा। तो इनके जो प्रोफेसर थे वो कहा करते थे कि एक सर्जन के लिए सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या है कि उसे ह्यूमन बॉडी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अंदर से एक ह्यूमन बॉडी कैसी होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या फ्रेमिंग होती है, ये एक सर्जन को बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। और अगर उसको ये बात नहीं पता, वो इग्नोरेंट है इस ज्ञान से, और अगर ऐसे में वो सर्जरी कर रहा है तो ये उसके लिए सबसे बड़ा क्राइम है, उसका सबसे बड़ा पाप है। He had thundered at his classes year after year। तो अपनी इसी बात को वो प्रोफेसर अपनी सारी क्लासेस में रिपीट करते रहते थे, ईयर आफ्टर ईयर, एवरी ईयर। तो हर साल जो भी नए स्टूडेंट्स आते थे, जो भी नया बैच आया करता था, अपने हर बैच में वो यही बात बार बार रिपीट किया करते थे, बहुत जोर से, क्लियर वर्ड्स में, कि एक सर्जन के लिए सबसे पहला काम ये है कि उसको ह्यूमन बॉडी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। To operate without as complete knowledge of the body as if you had made it anything less than that is murder। और उनके प्रोफेसर क्या माना करते थे कि अगर आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं है कि ह्यूमन बॉडी अंदर से कैसी होती है, अगर आप बिना नॉलेज के कोई सर्जरी कर रहे हो, कोई ऑपरेशन कर रहे हो, तो ये काम बिल्कुल किसकी तरह है कि आप कोई मर्डर कर रहे हो। तो अगर आपको नॉलेज ही नहीं है कि कहाँ किडनी होती है, कहाँ हार्ट होता है, हमारे इंटेस्टाइन कहाँ होती हैं, आपको कुछ नहीं पता हमारे बॉडी सिस्टम के बारे में, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, और आप सर्जरी करना आपने स्टार्ट कर दिया, तो ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि आप कोई मर्डर कर रहे हो। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, सदाव मोहम्मद। अब बच्चों, सदाव को वो बुलेट मिल गई थी जो कि किडनी के पास थी। तो अब सदाव का कंसर्न यही था कि अगर थोड़ा सा भी किडनी के और ज़्यादा पास हो जाती तो किडनी डैमेज हो सकती थी, किडनी भी इंजर्ड हो सकती थी। लेकिन
थैंकफुली बुलेट किडनी के पास जाके रुक गई थी। तो अब सदाव ने क्या कहा, सदाव कहता है, वो अमेरिकन को एड्रेस करते हुए कहता है, माय फ्रेंड, ये जो बुलेट है वो किडनी पर नहीं लगी, किडनी से थोड़ा सा पहले ये रुक गई। तो वो उस अमेरिकन को, जो कि एक्चुअल में सदाव का एनिमी है, तो वो अपने एनिमी को एड्रेस कर रहा है माय फ्रेंड, और क्या कह रहा है कि माय फ्रेंड, थैंकफुली ज़्यादा खतरे की बात नहीं है, जो बुलेट है, जो गोली है, वो किडनी पर नहीं लगी, किडनी तक नहीं पहुंची। It was his habit to murmur to the patient when he forgot himself in an operation. तो सदाव ने बहुत सारी सर्जरी करी थी अपनी लाइफ में, और ये उसकी हैबिट थी कि जब वो ऑपरेशन किया करता था, जब भी वो कोई सर्जरी किया करता था, तो वो अपनी सर्जरी में, अपने ऑपरेशन में इतना डूब जाया करता था, तो वो हमेशा ही क्या करता था, अपने पेशेंट्स के साथ बात किया करता था, अपने पेशेंट्स को एड्रेस किया करता था। तो हमने पढ़ा था पहले भी कि सदाव अपना सारा काम बिल्कुल अपने सारे फोकस के साथ, पूरे कंप्लीट अटेंशन देके किया करता था, और अपने काम में इतना डूब जाता था कि ये बाकी सारी चीज़ें भूल जाता था और सिर्फ अपने पेशेंट पे फोकस रखता था। तो ये अपने पेशेंट के साथ बात किया करता था। माय फ्रेंड, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट। तो वो हमेशा अपने पेशेंट्स को क्या कहा करता था, माय फ्रेंड कह के वो उन्हें एड्रेस किया करता था। एंड सो नाउ ही डिड। तो इस बार भी उसने ऐसा ही किया। ये अमेरिकन उसके लिए पेशेंट ही था, और जिस तरह से वो अपने बाकी पेशेंट्स को ठीक करता है, बाकी पेशेंट्स का ऑपरेशन करता है, इसी तरह से उसने इस अमेरिकन का भी ऑपरेशन किया था। तो इसीलिए उसने इस अमेरिकन को भी क्या कहा, माय फ्रेंड, फॉरगेटिंग दैट दिस वाज हिज एनिमी। और वो बिल्कुल भूल गया कि एक्चुअल में ये इसका फ्रेंड नहीं है, बल्कि उसका एनिमी है। वो एक दुश्मन देश का सोल्जर है, सैनिक है वो। ये बात वो बिल्कुल भूल गया। वो इतना बिजी था अपने काम में, अपने ऑपरेशन में, कि वो ये तक भूल गया कि ये उसका एनिमी है। उसने उस अमेरिकन को भी माय फ्रेंड कह के एड्रेस किया। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन द बुलेट वॉज आउट। अब बच्चों, बुलेट मिल गई थी, तो अब नेक्स्ट सदाव का क्या काम था, उसने जल्दी से ही बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल अच्छे से, और बिल्कुल प्रिसाइज कहते हैं बिल्कुल सही जगह, एक्यूरेट। तो उसने बिल्कुल सही और बिल्कुल क्लीनली, अच्छे से क्या किया, इंसिजन कहते हैं कट लगाना। तो बच्चा, उस बुलेट को बाहर निकालनी है, और बुलेट कहाँ है, किडनी के पास है। तो बुलेट को बाहर निकालने के लिए डॉक्टर सदाव को कट लगाना पड़ा था। तो उन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट जगह पे, जहाँ लगाना था वहीं पे, वो बिल्कुल क्लीनली, नीट एंड क्लीन उन्होंने कट लगाया, और कट लगा के उन्होंने बुलेट को बाहर निकाल दिया। द मैन क्वीवर्ड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस। तो जब डॉक्टर सदाव ने कट लगाया, बुलेट को बाहर निकाला, तो वो जो अमेरिकन सोल्जर था वो थोड़ा सा क्वीवर्ड कहते हैं कांपना। तो उसको दर्द हुआ, ऑल्दो वो बेहोश था, लेकिन फिर भी उसको थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। तो दर्द के कारण वो थोड़ा सा शेक करता है, थोड़ा सा कांप जाता है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से अनकॉन्शियस था, अभी भी वो बेहोश था। तो बच्चों, डॉक्टर सदाव ने फाइनली ऑपरेशन करके बुलेट बाहर निकाल ली थी। Nevertheless, he muttered a few English words. तो although वो बेहोश था, अनकॉन्शियस था, फिर भी बेहोशी की हालत में ही वो कुछ वर्ड्स मटर करता है, धीरे धीरे से कुछ वर्ड्स बोलता है। और कैसे, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो वो अमेरिकन था, तो वो इंग्लिश ही बोला करता था। तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स धीरे धीरे अपने मुंह से बोलता है। गर्ड्स, ही मटर्ड चॉकिंग, दे गॉट माई गर्ड्स। तो वो क्या बोलता है धीरे धीरे, गॉट माई गर्ड्स का मतलब होता है कि मैं इतना ब्रेव हूँ, उन्होंने मुझे गोली मार दी, उसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी, मैं बच गया, मैंने बहुत बहादुरी से उनका सामना किया। तो वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में है, उसको इतना दर्द हो रहा है, फिर भी वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में ही धीरे धीरे से बोलते हुए कहता है कि मैं बहादुर हूँ, मैं बहुत बहादुरी से लड़ा, मुझे गोली लगी, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने हिम्मत नहीं मानी, मैंने अपनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। सदाव, हना क्राई शार्पली। तो जैसे ही वो ये बात बोलता है, तो हना चिल्ला के कहती है सदाव। हर्ष, सदाव सेड। तो सदाव से चुप करा देता है। The man sank again into silence so profound that Sadav took up his wrist, hating the touch of it. अब वो जो अमेरिकन था, वो इतना ही बोल पाया कि मैं बहुत ब्रेव हूँ, मैंने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी। इतना कहते ही वो अमेरिकन फिर से sank into silence, यानी फिर से ही वो साइलेंस में डूब जाता है, यानी फिर से वो पूरी तरह
तरह से चुप हो जाता है। और ये काम उसने इतना प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तो इतना ज़्यादा वो चुप हो जाता है। अभी तो वो बोल रहा था, लेकिन अचानक से वो इतना साइलेंट हो जाता है, इतना चुप हो जाता है कि डॉक्टर सदाव भी डर जाते हैं कि किसे अचानक से क्या हो गया। तो इसीलिए वो उसकी रिस्ट उठाते हैं। रिस्ट क्यों उठाते हैं? रिस्ट होती है कलाई, तो उसकी कलाई हाथ में लेके वो उसकी पल्स चेक करते हैं कि ये जिंदा तो है ना, इसको अचानक से क्या हो गया। और ये करते समय उनको बहुत हेट हो रही थी, यानी फिर से ये वापस से रियलाइज़ करते हैं कि ये एक अमेरिकन सोल्जर है, हमारा एनिमी है। तो वो उसकी रिस्ट तो उठाते हैं अपने हाथ में चेक करने के लिए, लेकिन ये करते हुए उनको अच्छा नहीं लग रहा था, ये काम उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो डॉक्टर सदाव एक तरफ तो अपनी डॉक्टर होने की ड्यूटी निभा रहे हैं, वो ऑपरेशन कर रहे हैं, इसकी जान बचा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो इस बात से भी अवेयर है कि ये एक अमेरिकन सोल्जर है, उनका और उनके देश का ये दुश्मन है। तो उन्होंने ऑपरेशन कर लिया, लेकिन अचानक उन्हें लगता है कि क्या हो गया, ये अभी तो बोल रहा था और अचानक से चुप कैसे हो गया। तो वो डर जाते हैं और वो चेक करते हैं कि क्या इसकी पल्स ठीक चल रही है। यस, देयर वॉज स्टिल अ पल्स सो फेंट। तो जब वो उसकी रिस्ट उठाते हैं, कलाई उठाते हैं, चेक करते हैं, तो वो पाते हैं कि हाँ पल्स चल रही थी, लेकिन काफ़ी फेंट, यानी बहुत धीरे धीरे, बहुत हल्की हल्की सी पल्स थी। सो फीबल, और वो पल्स इतनी फीबल कहते हैं कमज़ोर, तो बहुत वीक, बहुत कमज़ोर उसकी पल्स थी। बट इनफ, लेकिन फिर भी इनफ थी, यानी कि खतरे से बाहर था। इफ़ ही वॉन्टेड द मैन टू लिव टू गिव होप, तो अगर डॉक्टर सदाव चाहते थे कि ये जीवित रहे, और अगर वो चाहते थे कि ये उम्मीद बनी रहे कि ये जिंदा रहे, तो उस उम्मीद के लिए तो पल्स काफ़ी थी। यानी कि वैसे पल्स बहुत वीक थी, बहुत कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी इतनी तो थी कि डॉक्टर सदाव जानते थे कि अगर इतनी पल्स भी है तो भी ये जिंदा रह जाएगा। अगर वो चाहते थे उसकी जान बचाना, तो इतनी पल्स भी इनफ थी, काफ़ी थी। बट सटनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट। अब वो वापस से सोच रहे हैं कि लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि ये जिंदा रहे, क्योंकि ये एक अमेरिकन सोल्जर है, मेरा और मेरे देश का दुश्मन है। तो डॉक्टर सदाव फिर से वही सोचते हैं कि लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये जिंदा रहे। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हना। अब क्योंकि ऑपरेशन हो चुका है, बुलेट बाहर आ चुकी है, तो अब वो हना से कहते हैं कि हना अब इसको और ज़्यादा बेहोश रखने की ज़रूरत नहीं है, तुम बेहोशी की दवाई एनेस्थेटिक इसको अब और ज़्यादा मत देना। He turned as swiftly as though he had never paused. अब इसके बाद वो जल्दी से मुड़ जाते हैं, इतना जल्दी, swiftly कहते हैं फास्टली, स्पीडली, तो वो इतनी तेज़ी से टर्न हो जाते हैं कि वो बिल्कुल भी पॉज यानी रुकते नहीं हैं। और अपनी मेडिसिन, वो अपना पूरा बैग लेके आए थे जो एक सर्जरी के लिए काम में आता है, तो उनके बैग में जितनी भी मेडिसिन थी, उन सभी मेडिसिन में से ही चोज अ स्मॉल वाइल, वो एक छोटी सी वाइल चूज करते हैं उठाने के लिए। वे एक छोटी सी वाइल उठाते हैं। बच्चों, वाइल क्या होती है आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं। जब भी हम इंजेक्शन देते हैं, किसी भी तरह का वैक्सीनेशन हम यूज़ करते हैं, तो इस तरह की कांच की छोटी छोटी सी शीशी में लिक्विड दवाई रहती है। इन कांच की बॉटल्स को हम कहते हैं वाइल। तो इस तरह की वाइल उनके मेडिकल बॉक्स में रखी थी खूब सारी, तो एक वाइल वो उठा लेते हैं एंड फ्रॉम इट फिल्ड अ हाइपोडर्मिक, और उस वाइल में से वो क्या करते हैं, हाइपोडर्मिक कहते हैं इंजेक्शन। तो इस तरह की एक कांच की बोतल वो निकालते हैं और एक इंजेक्शन उठाते हैं। इस इंजेक्शन को वो फिल कर लेते हैं, भर लेते हैं इस वाइल में जो लिक्विड था उस लिक्विड से, एंड थ्रस्ट इट इनटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, और फिर उस इंजेक्शन को थ्रस्ट यानी अंदर घुसा देते हैं। कहाँ? उस पेशेंट के, उस अमेरिकन सोल्जर के लेफ्ट आर्म में। जब ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका था, लेकिन उसकी जो पल्स थी अभी भी वो काफ़ी वीक थी, काफ़ी फीबल थी। तब उसकी कंडीशन को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए, थोड़ा सा ठीक करने के लिए अब वो उसे एक इंजेक्शन देते हैं। Then putting down the needle, he took the man's wrist again. तो उन्होंने उसे इंजेक्शन दे दिया। इंजेक्शन देने के बाद उस नीडल को, उस इंजेक्शन को वो नीचे रख देते हैं और फिर से उस अमेरिकन सोल्जर की रिस्ट को फिर से उठाते हैं। अब वो फिर से चेक कर रहे हैं कि इंजेक्शन देने के बाद क्या अब इसकी पल्स ठीक हो गई है, क्या कंडीशन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर। तो इस बार जब उन्होंने उसकी पल्स चेक
चेक करी तो उन्होंने पाया कि जो पल्स उनके फिंगर्स के नीचे, यानी कि वो अपनी फिंगर्स लगा के चेक कर रहे थे उसकी रिस्ट पे, तो उन्होंने नोटिस किया कि जो पल्स थी वो थोड़ी सी फ्लटर कहते हैं फ्लक्चुएट होना, कम ज़्यादा होना। तो उनको लगा कि जो पल्स है वो वंस एक बार या फिर 2 बार थोड़ी सी कम ज़्यादा हुई, लेकिन बाद में वो स्ट्रॉन्गर हो गई। अब वो इतनी फीबल नहीं थी, इतनी कमज़ोर, इतनी फेंट नहीं थी पल्स। अब पल्स थोड़ी अच्छे से चल रही थी, थोड़ी स्ट्रांगली वो चल रही थी। तो ऑपरेशन पूरा होने के बाद उसकी पल्स ठीक करने के लिए, उसमें थोड़ी सी जान लाने के लिए डॉक्टर सदाव एक इंजेक्शन का यूज़ करते हैं और उस इंजेक्शन का असर भी हो जाता है। जो पल्स इतनी वीक थी, इतनी फीबल थी, अब वो स्ट्रॉन्गर हो जाती है। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हना एंड साइड। तो अब जो डॉक्टर सदाम हैं, अब उनका ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है और इसकी सिचुएशन जो है वो भी थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई है इंजेक्शन देने के बाद। तो अब डॉक्टर सदाव क्या कहते हैं कि इसने इतनी तकलीफ़ें पाई, इतनी सारी प्रॉब्लम्स इसने फेस की, लेकिन उन सब के बावजूद अब इसकी जान बच जाएगी। अब ये खतरे से बाहर है, ऑपरेशन सफल रहा, बुलेट भी निकल गई और इसकी पल्स भी अब कंट्रोल में है। तो अब ये नहीं मरेगा, अब ये जीवित रहेगा। द यंग मैन वॉक। अब बच्चों ऑपरेशन पूरा हो जाता है, उसकी पल्स रेट भी ठीक हो जाती हैं। तो अब जैसे जैसे हील हो रहा है उसका घाव, वैसे वैसे टाइम के साथ फाइनली उसे होश आ जाता है। तो वो जो अमेरिकन सोल्जर है, अब वो क्या नहीं, अपनी बेहोशी से बाहर आता है, अब वो जाग जाता है। सो वीक, लेकिन अभी भी वो बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर है। His blue eyes so terrified when he perceived where he was। अब उसे होश आ रहा है, वो देख रहा है चारों तरफ कि वो कहाँ है, और उसकी आइज़ कैसी हैं, ब्लू कलर की है। तो अपने ब्लू आइज़ से वो चारों तरफ देखता है और वो परसीव कहते हैं समझना, किसी चीज़ की नॉलेज लेना। तो चारों तरफ देख के वो समझ जाता है कि वो एक जापानीज़ फैमिली के घर में है। तो ये समझते ही वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइड हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वो एक अमेरिकन सोल्जर था और जापानीज़ उसके दुश्मन थे। तो जब उसे होश आता है और वो समझता है कि वो एक जापानीज़ फैमिली के यहाँ है, तो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि मैं अपने दुश्मनों के यहाँ हूँ, ये मेरे साथ अब क्या करेंगे। That Hannah felt compelled to apologize। तो उसकी आंखों में इतना ज़्यादा डर देखकर हन्ना क्या करती है, हन्ना उससे अपोलोजाइज यानी उससे माफ़ी मांगती है। और ये माफ़ी मांगने के लिए हन्ना कंपेल्ड यानी बाध्य हो जाती है। यानी कि वो जो अमेरिकन सोल्जर है वो इतना ज़्यादा डर जाता है, उसकी आंखों में इतना ज़्यादा डर दिखाई देता है हन्ना को कि हन्ना उससे माफ़ी मांगती है। शी हरसेल्फ सर्व्ड हिम। अब हन्ना खुद ही उसको सर्व करती है, खुद ही उसके लिए खाना लेकर आती है। फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम। क्योंकि सभी सर्वेंट्स ने बिल्कुल मना कर दिया था कि वो इस अमेरिकन सोल्जर के रूम में एंटर तक नहीं करेंगे। तो अब सारा काम हन्ना को ही करना था, हन्ना ही उसके लिए खाना लेकर आती है। When she came in the first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing। तो जब हन्ना फर्स्ट टाइम आई थी इसके रूम में खाना लेकर, तो उसने क्या देखा कि जब वो अंदर आई तो उसने देखा कि जो अमेरिकन सोल्जर था ये अपनी सारी स्ट्रेंथ को समन यानी इकट्ठा कर रहा था, अपनी सारी स्ट्रेंथ को ये एक जगह गैदर कर रखा था। क्योंकि उसे डर लग रहा था, अभी भी उसे लग रहा था मैं एक जापानीज़ फैमिली के घर में हूँ और अब मेरे साथ कुछ भी फियरफुल हो सकता है, कुछ भी भयानक मेरे साथ हो सकता है। तो उस भयानक चीज़ को फेस करने के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर करना चाहता था। इसलिए हन्ना को देखते ही वो अपनी सारी ताकत जो उसमें बची हुई थी उसको इकट्ठा करके वो रेडी हो जाता है कि अब मेरे साथ जो भी भयानक होगा मुझे उसे फेस करना है। डोंट बी अफ्रेड, शी बेग्ड हिम सॉफ्टली। तो उसको इस तरह करता हुआ देखकर हन्ना भी थोड़ा सा डर जाती है कि इतना ज़्यादा मुझसे डर रहा है। तो हन्ना उसको बहुत सॉफ्टली कहती है तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प्ड। तो जैसे ही हन्ना ने कहा कि तुम मत डरो, तो ये सुनते ही वो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है वो अमेरिकन सोल्जर कि ये एक जापानीज़ लेडी है, इसे इंग्लिश बोलनी कैसे आती है। वो इतना शॉक्ड हो जाता है कि वो गैस्प्ड कहते हैं एक ही सांस में कह देना। तो वो एक ही सांस में बिना रुके सांस लेने के लिए वो एक ही सांस में कह देता है तुम्हें इंग्लिश कैसे आती है बोलनी, तुम इंग्लिश कैसे बोल रही हो।
आई वॉज ए लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड। तो हना उसको आंसर देते हुए कहती है कि मैं बहुत लंबे समय तक अमेरिका में रही थी, इसीलिए मुझे इंग्लिश बोलनी अच्छे से आती है। तो अमेरिकन सोल्जर बहुत शॉक्ड था जब हना उससे बात करती है, तो उससे पूछता है कि तुम्हें इंग्लिश कैसे बोलनी आती है, तुम इंग्लिश कैसे बोल रही हो। तो हना बताती है कि वो अमेरिका में रही थी और हमें पता है कि ये और डॉक्टर सदाव की मुलाकात अमेरिका में ही हुई थी। इसने भी अपनी स्टडी वहीं से की थी, वहीं से इसने अपना कॉलेज पूरा किया था, तो उसी टाइम इसने वहाँ पे इंग्लिश बोलना भी सीखा था। She saw that he wanted to reply to that, but he could not। तो जब हना ने उसे बताया कि वो लंबे समय तक अमेरिका में रही थी इसीलिए उसे इंग्लिश बोलनी आती है, तो हना समझ गई थी कि वो अमेरिकन सोल्जर इस बात का भी रिप्लाई करना चाहता था, इस बात के बारे में भी वो आगे कुछ और पूछना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो नहीं कह पाया। क्यों नहीं कह पाया? क्योंकि अभी भी वो बहुत ज़्यादा वीक है, उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी बात करने की, तो वो बहुत ज़्यादा वीक था, इसलिए वो और ज़्यादा नहीं बोल पाया। एंड सो शी नेल्ट एंड फेड हिम जेंटली फ्रॉम द पोर्सिलिन स्पून। इसीलिए हना क्या करती है, नेल्ट होता है घुटनों के बल बैठना, तो वो घुटनों के बल उस अमेरिकन सोल्जर के पास बैठ जाती है और खुद उसे फेड यानी खाना खिलाती है, जेंटली यानी बहुत अच्छे तरीके से। और कैसे खिलाती है? पोर्सिलिन स्पून। पोर्सिलिन स्पून बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं बोन चाइना का जो बना हुआ होता है, वाइट कलर की जो स्पून होती हैं, इन स्पून से वो उसे कुछ लिक्विड खिलाती है। He ate unwillingly। अब वो खाना खा तो लेता है, लेकिन कैसे? अनविलिंगली यानी बिना इच्छा के, तो बिना इच्छा के वो खाना खाता है, बट स्टिल ही एट, लेकिन फिर भी वो खा लेता है, क्योंकि वो भी पता नहीं कितने दिनों से भूखा था, कितना टाइम से वो ओशन में ही था और उसको चोट लगी हुई थी, तो उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, तो उसकी इच्छा तो नहीं थी खाने की, लेकिन बिना इच्छा होते हुए भी वो खा लेता है। नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, शी सेड, नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कंफर्ट हिम। तब जो खिलाना, उसने उसको खाना खिला दिया, हना ने खाना खिलाने के बाद हना उसको कहती है कि अब तुम जल्दी ही स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। तो हना ये बात कह तो देती है, लेकिन हना उसको अभी भी बिल्कुल लाइक नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ये एक अमेरिकन सोल्जर था, उनका दुश्मन था, लेकिन फिर भी वो उसको कंफर्ट करना चाहती थी, उसको थोड़ा सा आराम देना चाहती थी। तो बच्चों डॉक्टर सदाव और हना दोनों ही एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहाँ पे वो दो तरह की फीलिंग्स उनके मन में है। तो जो हना है वो भी इस अमेरिकन सोल्जर को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि घर में एक अमेरिकन सोल्जर उन्होंने रख रखा है, लेकिन साथ ही साथ वो उसको कंफर्ट भी करना चाहती थी। वो देख रही थी कि कितना परेशान है, कितना वीक है, तो वो उसको थोड़ा सा अच्छा भी महसूस कराना चाहती है, लेकिन उसके मन में बिल्कुल लाइकिंग नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसको पता है कि ये उसका और उसके देश का दुश्मन है। ही डिड नॉट आंसर। तो जो अमेरिकन सोल्जर है अब वो कुछ भी नहीं बोलता है। When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up, his face bloodless with the effort। अब ऑपरेशन किए हुए 3 दिन हो जाते हैं और जब थर्ड डे डॉक्टर सदाव उस रूम में आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वो जो यंग मैन था, वो जो अमेरिकन सोल्जर था, वो अब वहाँ पर सिटिंग अप बैठा हुआ था और अभी भी वो बहुत वीक है, अभी भी उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो बैठ जाए, तो उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ा था बैठने के लिए। और उस एफर्ट की वजह से क्या हो गया था, उसका फेस ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ब्लडलेस है। ब्लडलेस का मतलब उसका फेस बहुत ज़्यादा फीका, बहुत ज़्यादा पीला, बहुत ज़्यादा वीक लग रहा था। तो अभी उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो बैठ पाए, तो उसने बहुत एफर्ट करके, बहुत मेहनत करके वो बैठा था और इतनी मेहनत की वजह से उसका फेस बिल्कुल कमज़ोर, बिल्कुल पीला हो गया था। लाई डाउन, सदाव क्राइड। तो जैसे सदाव ने देखा कि ये बैठा हुआ है, तो सदाव उसको देखते ही चिल्ला के कहते हैं लेट जाओ। डू यू वॉन्ट टू डाई? वो आगे कहते हैं क्या तुम मरना चाहते हो? He forced the man down gently and strongly and examined the wound। तो अब डॉक्टर सदाव उसको लिटा देते हैं जेंटली, बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन स्ट्रांगली यानी उसको फोर्स करके वो लिटा देते हैं और फिर वो फिर से एग्जामिन करते हैं कि अब घाव कैसा है, घाव कितना हील हुआ, वो उसको जांच करते हैं। यू मे किल योर सेल्फ इफ़ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, ही स्कोल्डेड। तो अब वो उस अमेरिकन सोल्जर को स्कोल्ड यानी डांटते हुए कहते हैं कि अगर
अगर तुम इस तरह की चीज़ें करोगे, अगर तुम्हारी कंडीशन नहीं है बैठने की और तुम बैठ रहे हो, अगर तुम इस तरह का काम करोगे तो तुम अपने आप को मार डालोगे, तो तुम नहीं बचोगे, तुम मर जाओगे। What are you going to do with me? The boy muttered। तो बच्चा वो अमेरिकन सोल्जर है, अब उसको होश आ गया है। अब वो देख रहा है चारों तरफ कि वो एक जापानीज़ फैमिली के घर में है, एक डॉक्टर है जो कि जिन्होंने उसका उपचार किया है, उसको ठीक किया है, लेकिन उसको ये भी पता है कि ये जापानीज़ फैमिली है, ये भी उनकी एनिमी है जैसे कि वो उनका एनिमी है। तो वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्यों कर रहे हैं और आगे इनका क्या प्लान है। तो वो भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड था, बहुत ज़्यादा शॉक्ड था कि जापानीज़ डॉक्टर ने मेरी जान बचाई है, मेरा ऑपरेशन किया है, तो इनके माइंड में क्या चल रहा है, ये आगे क्या करेंगे। तो इसीलिए वो धीरे से पूछता है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ मी। वो पूछता है कि आप मेरे साथ क्या करने वाले हो, आपका क्या प्लान है। ही लुक्ड जस्ट नाउ बेयरली 17। तो अब डॉक्टर सदाव ने जब उसको देखा ध्यान से तो उनको लगा कि ये तो बहुत छोटा है, ये तो शायद 17 ईयर्स का ही है, ये तो बहुत यंग है। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर। अब वो अमेरिकन सोल्जर फिर से पूछता है कि क्या तुम मुझे अपनी आर्मी को सौंप दोगे, क्या तुम पुलिस बुला लोगे, मुझे सौंप दोगे तुम। फॉर ए मोमेंट सदाव डिड नॉट आंसर। तो इसका आंसर सदाव के पास भी नहीं था, उनकी भी कोई प्लानिंग नहीं थी कि वो आगे क्या करेंगे। तो एक पल के लिए वो भी चुप हो जाते हैं, कोई आंसर नहीं देते। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन। वो कुछ नहीं बोलते हैं और अपना एग्जामिनेशन पूरा करते हैं। वो अच्छे से जांच करते हैं, घाव कैसा है, कितना भरा है, क्या ये इम्प्रूव हो रहा है, वो अच्छे से जांच कर लेते हैं और उसके बाद उसके ऊपर फिर से सिल्क क्विल्ट उसको उड़ा देते हैं, उसको फिर से कवर कर देते हैं। I do not know myself what I shall do with you, he said। और अब डॉक्टर सदाव कहते हैं, मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। I ought of course to give you to the police। आके वो कहते हैं, निश्चित रूप से ही मुझे तुम्हें पुलिस को दे देना चाहिए। You are a prisoner of war। क्योंकि तुम एक भागे हुए कैदी हो, तुम prisoner of war हो, तुम हमारे दुश्मन देश के एक सोल्जर हो और हमारी आर्मी ने तुम्हें पकड़ा था, लेकिन तुम वहां से भाग गए थे, तो निश्चित रूप से ही मुझे तुम्हें पुलिस को ही सौंप देना चाहिए। नो डू नॉट टेल मी एनीथिंग। इसके इतना कहते ही वो कहते हैं, नहीं इसके आगे तुम मुझे कुछ मत बताना। और ऐसा वो क्यों कहते हैं। ही पुट अप हिज हैंड एज ही सॉ द यंग मैन वाज अबाउट टू स्पीक। तो जब डॉक्टर सदाव ने इतना बोला कि तुम प्रिजनर ऑफ वॉर हो और तुम्हें निश्चित रूप से ही पुलिस को दे देना चाहिए, तो इतना बोलते ही उनको लगा कि वो जो यंग मैन है वो कुछ बोलने वाला है, वो अपनी बात कहने वाला है आगे। और डॉक्टर सदाव नहीं चाहते थे कि ये आगे कुछ बोले, तो वो क्या करते हैं, वो अपना हाथ ऊपर करके मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं तुम मुझे कुछ मत बताना, तुम अब कुछ भी मत बोलो। तो जैसे ही वो देखते हैं कि वो यंग मैन कुछ बोलने वाला है, कुछ और बताने वाला है, पूछने वाला है, तो वो अपने हाथ से मना कर देते हैं और कहते हैं नहीं तुम अब मुझसे और कुछ भी मत पूछो। डो नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट। और वो कहते हैं कि जब तक मैं तुमसे ना पूछूं तुम मुझे अपना नाम भी मत बताना। तो डॉक्टर सदाव जो हैं वो एक सच्चे देशभक्त हैं, वो अपने कंट्री से बहुत प्यार करते हैं, वो एक डॉक्टर भी हैं। डॉक्टर होने की ड्यूटी उन्होंने अपनी पूरी कर दी। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की जान बचाई जो कि उनको एक बहुत जख्मी हालत में मिला था। वो एक डॉक्टर हैं, इसलिए उन्होंने उसका ऑपरेशन किया, उसकी जान बचाई। लेकिन अब वो अपने आप को एक जापान के नागरिक के रूप में सोच रहे हैं कि उनके सामने एक अमेरिकन सोल्जर है और वो उस अमेरिकन सोल्जर के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं बनाना चाहते, किसी भी तरह का रिलेशन वो नहीं चाहते। इसीलिए वो कह रहे हैं कि तुम मुझे अपना नाम तक मत बताना, जब तक मैं तुमसे ना पूछूं तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओगे, तुम और कुछ भी नहीं बोलोगे। They looked at each other for a moment। तो जब डॉक्टर सदाव ने ये कहा तो ये कहने के बाद वो अमेरिकन सोल्जर कुछ चुप हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता और डॉक्टर सदाव और अमेरिकन सोल्जर एक दूसरे को थोड़ी देर के लिए देखते हैं। एंड देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल। और फिर उसके बाद में वो अमेरिकन सोल्जर चुप हो जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है डॉक्टर सदाव ने कितना रूडली बिहेव किया, कितने गंदे तरीके से, कितने गलत तरीके से उन्होंने उससे बात की है। तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, इसीलिए वो अपना फेस घुमा लेता है, कहाँ, दीवार की तरफ। तो डॉक्टर साहब की तरफ देखता तक नहीं है और अपना मुंह घुमा लेता है।
ओके, ही विस्पर्ड, हिज माउथ अ बिटर लाइन। और वो धीरे से कहता है, ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अगर आपको नहीं पसंद, अगर आप नहीं चाहते मैं कुछ बोलूँ तो ठीक है मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। वो ये कह देता है और उसका फेस कैसा लग रहा था। अब बिटर लाइन का मतलब है उसके फेस पे दुख था, वो बहुत दुखी था कि डॉक्टर सदाव इस तरह से उससे बात कर रहे हैं। डॉक्टर सदाव बिल्कुल भी पोलाइट नहीं है, इतना रूडली वो उससे बात कर रहे हैं, तो उसे अच्छा नहीं लगा, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और उसने कहा ठीक है अगर आपको नहीं पसंद तो मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो बच्चों आगे अब क्या होता है, क्या डॉक्टर सदाव सच में इसको पुलिस को सौंप देंगे, क्या होगा इस एनिमी के साथ, हम देखेंगे जब हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।